हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बारिश होती है तो वो सारा पानी जाता कहाँ है? आखिर वो गायब तो नहीं हो जाता। वो पानी हमारी ज़मीन के नीचे मिट्टी के अंदर एक सफ़र शुरू करता है। और ये सफ़र बहुत ही ज़रूरी है, हमारी खेती के लिए, पीने के पानी के लिए और यहाँ तक कि फ्लड से बचने के लिए भी। आज हम इसी सफ़र को समझेंगे कि आखिर मिट्टी के अंदर पानी कैसे मूव करता है। आज के इस लेक्चर में हम 4 मुख्य बातें समझेंगे। पहला, द सॉइल्स ग्रिप ऑन वाटर, यानी अलग अलग तरह की मिट्टी पानी को कैसे पकड़ कर रखती है। दूसरा, हाइस्टेरेसिस, ये एक अजीब सा फिनोमेना है जिसमें मिट्टी की गीली होने और सूखने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। फिर हम देखेंगे वाटर ऑन द मूव, कि पानी जमीन के अंदर दाखिल होकर आगे कैसे बढ़ता है। और आखिर में डार्सीज लॉ, जो एक गोल्डन रूल है जो हमें बताता है कि सैचुरेटेड सॉइल में पानी का फ्लो कैसे होता है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मिट्टी की पानी पर पकड़ से। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे की रेत और गमले में रखी चिकनी मिट्टी दोनों पानी के साथ बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब मिट्टी और पानी के बीच के एक अनोखे रिश्ते पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं कि इस रिश्ते को हम नापते कैसे हैं। तो सवाल यह है कि हम सिर्फ इतना कहने से आगे कैसे बढ़ें कि रेत ढीली है और चिकनी मिट्टी टाइट है। साइंटिस्ट्स असल में मिट्टी की पानी रोकने की कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट ग्राफ में छुपा है। इसे कहते हैं सॉयल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी एसएमसीसी। आप इसे किसी भी मिट्टी का एक यूनिक फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। ये एक ग्राफ होता है जो दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बताता है। पहला, सॉयल में कितना वाटर कंटेंट है, और दूसरा, उस पानी को सॉयल से बाहर निकालने के लिए कितना सक्शन यानी खिंचाव ज़रूरी है, जिसे हम वाटर पोटेंशियल भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये ग्राफ बताता है कि मिट्टी कितनी प्यासी है। हाँ, और इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ है जिसमें 3 अलग अलग मिट्टी के लिए कर्व्स हैं, सैंडी, लोमी और क्ले। जब सक्शन बहुत कम होता है तो तीनों मिट्टी में पानी भरपूर होता है। लेकिन जैसे जैसे सक्शन बढ़ता है, यानी ग्राफ पर हम राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए क्या होता है। सैंडी सॉइल की कर्व एकदम तेजी से नीचे गिरती है। इसका मतलब है कि वो अपना पानी बहुत आसानी से छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ क्ले सॉइल की कर्व बहुत धीरे धीरे नीचे आती है। इसका स्लोप ग्रेजुअल होता है। इससे ये साफ है कि क्ले सॉइल अपने पानी को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखती है। और इसके पीछे का क्यों मिट्टी के अंदर की छोटी छोटी जगहों यानी पोर्स में छुपा है। सैंडी सॉइल यानी रेत, उसमें पोर्स बड़े होते हैं, इसलिए पानी सीधा नीचे बह जाता है। लेकिन क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी बहुत छोटे छोटे फ्लैट पार्टिकल से बनी होती है। उनकी बीच की जगह इतनी कम होती है कि पानी वहाँ कैपिलरी एक्शन की वजह से फंस जाता है। ये वही फोर्स है जिसे एक पेपर टॉवल पानी सोखता है। इसीलिए पौधों के लिए चिकनी मिट्टी से पानी पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही मिट्टी में पानी हो। लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आती है। आपको शायद लगेगा कि मिट्टी और पानी का रिश्ता बहुत सीधा साधा है, पर सच तो ये है कि मिट्टी की एक तरह की मेमोरी होती है। मिट्टी गीली हो रही है या सूख रही है, इस बात से भी उसका बिहेवियर बदल जाता है। दूसरे शब्दों में, एक मिट्टी के गीला होने का प्रोसेस और उसी मिट्टी के सूखने का प्रोसेस, ये दोनों अलग अलग रास्ते फॉलो करते हैं। ये कोई 2 वे स्ट्रीट नहीं है जहां जाना और आना एक जैसा हो। सिस्टम में एक लैग यानी एक पिछड़पन रहता है। इस फिनोमेना को हिस्टेरेसिस कहते हैं। एग्जाम के लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि एक ही सक्शन लेवल पर जो मिट्टी सूख रही है वो उस मिट्टी से ज्यादा पानी होल्ड करेगी जो गीली हो रही है। इसे एक स्पंज के एग्जाम्पल से समझिए। एक हल्का गीला स्पंज जो सूख रहा है वो उस सूखे स्पंज से ज्यादा गीला महसूस होगा जिसने अभी अभी उतना ही पानी सोखना शुरू किया है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सॉइल फिजिक्स में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। अब सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है सॉइल के पोर्स का अनियमित शेप, जिसे इंक बॉटल इफेक्ट भी कहते हैं। सोचिए, एक बड़ा सा पोर है जो एक पतली सी गर्दन से जुड़ा हुआ है। पानी कब अंदर आएगा और कब बाहर जाएगा, ये उस पतली गर्दन पर डिपेंड करता है। और वेटिंग और ड्राइंग के वक्त फिजिक्स अलग तरीके से काम करती है। इसके अलावा जब मिट्टी गीली होती है तो हवा के छोटे छोटे बबल्स उसमें फंस जाते हैं। और तीसरा कारण है
क्ले पार्टिकल्स का सूजना और सिकुड़ना, जिससे पोर्स की ज्योमेट्री ही बदल जाती है। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि मिट्टी पानी को होल्ड कैसे करती है, पर अब बात करते हैं कि पानी मूव कैसे करता है। एक भारी बारिश के बाद पानी जमीन की सतह से पौधों की जड़ों तक कैसे पहुंचता है? चलिए इस रास्ते को ट्रेस करते हैं। इस सफर का पहला कदम है इन्फिल्ट्रेशन। ये बस वो प्रोसेस है जिसमें पानी जमीन के ऊपर से जमीन के नीचे दाखिल होता है। अगर इन्फिल्ट्रेशन ना हो तो बारिश का सारा पानी बहकर नदियों में चला जाएगा। जमीन पर मौजूद पानी के लिए ये एक तरह से गेटवे है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की जो दर है यानी रेट, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शुरू में एक सूखी और प्यासी मिट्टी पानी को तेजी से सोखेगी तो इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी सैचुरेट होती जाती है, पानी सोखने की गति धीमी हो जाती है और एक स्टेडी स्टेट पर आ जाती है। और जैसा हमने पहले भी देखा, सैंडी सॉइल हमेशा टाइट क्ले सॉइल के मुकाबले बहुत तेजी से पानी को अंदर आने देती है। यहाँ एक और टर्म से डिफरेंस समझना जरूरी है, सीपेज। इन्फिल्ट्रेशन पानी का वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट है, जबकि सीपेज मिट्टी के अंदर पहले से मौजूद पानी का लैटरल यानी साइडवेज मूवमेंट है। जहां इरिगेशन और बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इन्फिल्ट्रेशन जरूरी है, वहीं इंजीनियर्स के लिए सीपेज एक चिंता का विषय होता है, जैसे नहरों या तालाबों से पानी का रिसाव। तो हमने जाना कि पानी मिट्टी में अंदर कैसे जाता है, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद क्या कोई तरीका है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकें कि वो आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल है। जब मिट्टी पूरी तरह पानी से भरी हो यानी सैचुरेटेड हो, तो उसके फ्लो को एक सिंपल सा गोल्डन रूल गवर्न करता है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। यही है डार्सीज लॉ का सार। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है कि मिट्टी जैसे पोरस मीडियम से पानी कितनी तेज़ी से बहेगा, ये सीधे सीधे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आप ड्राइविंग फोर्स समझ सकते हैं। जैसे पानी पहाड़ी से नीचे बहता है, जितनी ज्यादा ढलान उतनी ही तेज रफ्तार। और इस लॉ की खूबसूरती ये है कि इसे हम एक छोटे से 3 अक्षर के इक्वेशन में लिख सकते हैं, Q = K × I। चलिए इसका मतलब समझते हैं। यहाँ Q का मतलब है फ्लक्स डेंसिटी यानी पर यूनिट एरिया से पानी के बहने की दर। I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी वो ढलान जिसका हमने अभी जिक्र किया। और K है असली जादुई नंबर, इसे कहते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, और ये एक ऐसी वैल्यू है जो मिट्टी के कैरेक्टर को बताती है। अगर K की वैल्यू हाई है, इसका मतलब पानी आसानी से बहता है जैसे रेत में, और अगर K की वैल्यू लो है तो पानी को बहने में मुश्किल होती है जैसे चिकनी मिट्टी में। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, डार्सीज लॉ यूनिवर्सल नहीं है। यह ज्यादातर मिट्टी में होने वाले धीमे और शांत फ्लो, जिसे लेमिना फ्लो कहते हैं, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत मोटे कणों वाला मटेरियल है, जैसे ग्रेवल या बजरी, तो पानी इतनी तेजी से मूव करने लगता है कि फ्लो टर्ब्यूलेंट यानी अशांत हो जाता है। उस पॉइंट पर यह सिंपल सा लॉ काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब जल्दी से इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ अच्छे से बैठ जाए। तो इस लेक्चर से एग्जाम के लिए 4 मुख्य टेकअवेज हैं। पहला, मिट्टी का टेक्सचर ये तय करता है कि वो पानी को कैसे स्टोर करेगी, जिसे हम मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व से मापते हैं। दूसरा, मिट्टी के गीला होने और सूखने का रास्ता एक जैसा नहीं होता, इस फिनोमेनॉन को हाइस्टेरेसिस कहते हैं। तीसरा, इन्फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिससे पानी सतह से मिट्टी के अंदर जाता है। और चौथा, डार्सीज लॉ हमें सैचुरेटेड सॉइल में पानी के फ्लो को प्रिडिक्ट करने का फॉर्मूला देता है। तो अगली बार जब आप किसी शहर में भारी बारिश देखें, तो उस कंक्रीट के नीचे की मिट्टी के बारे में सोचिए। आज हमने जो कुछ भी सीखा है, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम अपने शहरों को कैसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं। क्या हम ऐसे अर्बन स्पंजेस बना सकते हैं जो पानी को बहने देने के बजाय उसे एब्जॉर्ब कर लें और फ्लड्स को रोकें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।